धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज देश में आवाजें बची ही कितनी हैं, लेकिन जो आवाजें बची हैं क्या उनको मीडिया स्पेस दे रहा है? क्या अखबार वाले उनको छापते हैं? क्या जो मीडिया बड़े बड़े शोरूम बना के अपने बैठा है मॉल टाइप के, उनके एंकर और एंकर रात दिन चीखते चिल्लाते रहते हैं, क्या वह वाकई में ऐसी आवाज़ों को जगह देते हैं? आपके जहन से खुद एक आवाज़ उभरेगी, नहीं, ऐसी आवाज़ों को आवाज़ नहीं दी जाती है, बल्कि उनको देशद्रोही साबित करने की कोशिश की जाती है। एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। वैसे शख्सियत से रूबरू आपको खबर के दूसरे हिस्से में कराऊंगा। पहले उन्होंने जो कारनामा भी कर दिखाया है, हालांकि मैं उसे कारनामा ही कह रहा हूं क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरीके की हिम्मत जुटाना, और डीजीपी उत्तर प्रदेश यानी कि जो पुलिस का मुखिया है उसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल कर देना, ये एक वाकई में बहुत बड़ा कारनामा है। तो यहाँ पहला सवाल आपके जहन में आना चाहिए कि कारनामा क्या है। कारनामा ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी बनाए गए हैं मुकुल गोयल, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का एक मामला 2005 से दर्ज है। तो इनको कैसे डीजीपी बनाया जा सकता है जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला चल रहा हो? और दूसरे जिन शख्स ने ये कारनामा किया है वो असल में पीएससी की 37 बटालियन के अंदर सिपाही रह चुके हैं, और जैसे ही उन्होंने भ्रष्टाचार के खुलासे करने वहाँ पे शुरू किए थे, उनको डिसमिस 2012 में कर दिया गया। उससे पहले उनको कई बार सस्पेंड किया गया। वर्तमान समय में उनका खुद का मामला जो डिसमिस किया गया है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है। तो यहाँ दो सवाल पैदा होते हैं कि जो 2005 का मुकदमा है वो सिर्फ अविनाश प्रकाश पाठक को ही क्यों याद आया, इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में किसी और को क्यों याद नहीं आया, और सरकार ने आखिर उस मुकदमे का ध्यान क्यों नहीं रखा और मुकुल गोयल को डीजीपी क्यों बना दिया। एक दिलचस्प चीज़ और बता देते हैं आपको। जिस वक्त ये खबर हम आज आपके सामने रिकॉर्ड कर रहे हैं तो खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी कानपुर में ही हैं, कानपुर से ही ताल्लुक़ रखते हैं अविनाश प्रकाश पाठक जी। तो उन्हीं से समझ लेते हैं पूरा मामला है क्या। अविनाश जी कैसे हैं आप? बस सर आशीर्वाद है लोगों का, आप सबकी दुआएं हैं, ठीक हूँ। तो आजकल तो खाली हैं, अब कुछ काम तो रहा नहीं है, बस मुकदमेबाजी है, या तो अपने मुकदमे की या एक मुकदमा आपने डीजीपी पे कर दिया है। जी डीजीपी महोदय से मेरा कोई पर्सनली इंटेंशन नहीं है। मेरा केवल मानना ये है कि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ वो भ्रष्टाचार की लड़ाई है, न कि मेरी डीजीपी से कोई लड़ाई है। जी 2005-6 में जो पुलिस भर्ती उत्तर प्रदेश में निकाली गई थी जी, तो उसमें हुआ ये था कि तत्कालीन सरकार ने जो योग्य कैंडिडेट थे उनका चयन नहीं किया गया भर्ती बोर्डों के द्वारा। जी जो लोग अयोग्य थे, जी, जो लिस्ट के आधार पे भर्ती हुआ था, वो बाहर से ड्रॉप किए गए थे पुलिस में। उनके अंदर किसी तरह की कोई योग्यता नहीं थी, केवल एक योग्यता ऐसी थी कि शासन के अंदर उनकी पकड़ अच्छी थी जी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माननीय शैलजा कांत मिश्रा जांच कमेटी, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सबसे कोई भी एफआईआर कायम होता है तो हमारे जो आयु होते हैं सब इंस्पेक्टर रैंक के होते हैं जी। यदि तो इंस्पेक्टर जिस चीज की जांच नहीं कर पाते हैं तो सीआईडी करती है या एसआईएस शाखा है वो करती है जी, और उससे बढ़ के फिर सीबीसीआईडी है उत्तर प्रदेश में, वो करेगी। वो भी नहीं कर पाएगी तो फिर उसकी जांच जो है जो हमारी एसटीएफ है वो करती है जी। और इस जांच कमेटी में एसटीएफ के यूपी के तत्कालीन उस समय जो अधिकारी रहे आईजी लेवल के जी, वो इसमें थे। एक शैलजा कांत मिश्रा जी आईजी थे और एक अंतरराज्यीय सीमा पुलिस बल के 3 बड़े आईजी की एसआईटी गठित हुई थी। 2007 में माननीय मायावती जी ने इसको गठित किया था जी। और इन सभी के खिलाफ 3159 पे शासन को रिपोर्ट भेजा गया। उसी आधार पे डीजीपी महोदय उस समय 2007 में माननीय विक्रम सिंह जी थे जी, तो उन्होंने एक उप निरीक्षक थे उस समय या निरीक्षक थे अरुण कमल सोनी जी, उनको आदेशित किया गया। इन लोगों की दरअसल साजिश शुरू से थी जी। जब 3 आईजी लेवल के अधिकारी जांच कमेटी में थे तो एक इंस्पेक्टर की नियुक्ति उसमें करना मुझे वहीं से तत्संदेह पैदा करता है। इंस्पेक्टर साहब को वो बना दिया गया एफआईआर करता, जबकि एफआईआर करता इसमें वो व्यक्ति होना चाहिए था जिसके खिलाफ या जो उसमें लड़के सेलेक्ट होना चाहिए था जो नहीं हो पाए उनको बनाना चाहिए था। बिल्कुल ठीक। अब विभाग का एक इंस्पेक्टर एफआईआर किया
तो इन्होंने फिर मायावती जी ने उस महानगर थाने में जो FIR पंजीकृत हुआ शासन के आदेश से, उस पे इनको सबको सस्पेंड कर दिया। 25 IPS उसमें दोषी पाए गए जी। उस 25 IPS को फिर 1 महीने तक इन्होंने सस्पेंड रखा। उसके बाद फिर क्यों बहाल किया ये मुझे नहीं समझ में आया। उनको बहाल कर दिया गया। उनको बहाल किया गया, किस आधार पे किया गया इसकी जानकारी आपके पास नहीं है, लेकिन इस पे बात करेंगे आगे। लेकिन कुल मिला के ये है कि लखनऊ के महानगर थाने में दर्ज इस FIR के आधार पर आप हाईकोर्ट पहुंचे मुकुल गोयल के खिलाफ, यही आप कहना चाह रहे हैं? मैंने सर पहले RTI किया, तो माननीय तनुजा श्रीवास्तव जो उस समय पुलिस उप महानिरीक्षक कार्मिक थी, उन्होंने मुझे एक RTI से लिख के दिया जवाब में कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया 2005 में अनियमितता के आरोप में निम्नांकित IPS अधिकारी निलंबित किए गए थे जी, जिसमें श्री बृहस्पति मणि त्रिपाठी, BP जोगदंड, श्री अखिलेश मेहरोत्रा, श्री छविनाथ सिंह, BB बक्सी, श्री RS यादव, K सत्यनारायण, श्री सुनील कुमार गुप्ता, श्री शैलेश प्रताप सिंह, श्री SK माथुर, श्री दलजीत सिंह चौधरी और 12वें नंबर पे श्री मुकुल गोयल जो इस समय DG महोदय हैं, ठीक है, नीलब्जा चौधरी, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, श्री विजय सिंह मीणा, रावेंद्र विक्रम सिंह, श्री भजनी राम मीणा, श्री मुकेश शुक्ला, BK भल्ला, श्री अमर दत्त मिश्रा, श्री प्रभात कुमार, श्री KK सक्सेना, ठीक है, KK सक्सेना साहब के, और उसके बाद और बचे हैं VK अग्रवाल, श्री मलखान सिंह और डॉक्टर JK गोस्वामी जी। और लास्ट में इन्होंने लिखा कि उपयुक्त अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण द्वारा की गई जांच से आरोपों की पुष्टि नहीं हुई, इसलिए न्यायालय के में प्रस्तुत क्लोजर रिपोर्ट को शासन द्वारा स्वीकार कर लेने के कारण किसी अधिकारी को कोई दंड नहीं दिया गया। ठीक है, अब यहाँ 2 सवाल मेरे जहन में पैदा होते हैं साहब पाठक जी, वो मुझे बहुत स्पष्ट तरीके से अगर आप बता पाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपने बहुत सारे ऐसे अधिकारियों का नाम लिया जिनको मैं कह सकता हूँ कि वो भी DGP रहे हैं, ADG रहे हैं, बहुत सारे बड़े पदों पर रहे हैं। उनके पद पे जाने पे तो आपने कोई पिटीशन दाखिल नहीं की, लेकिन मुकुल गोयल के DGP बनने पे आप हाईकोर्ट पहुँच जा रहे हैं और आप कह रहे हैं मेरा मुकुल गोयल से पर्सनल कोई इंटेंशन नहीं है। जी 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 जी, दरअसल हुआ क्या कि पहले तो ये लोग RTI से मुझको दिए नहीं, मुझे पता नहीं था कि कौन कौन इसमें कहाँ पे है। उसके बाद फिर मैं जब इनसे नहीं मिला, मुझे नाम पता चला और इसमें जिला दिया हुआ है, तो मैंने फिर उसके बाद ही कार्रवाई किया, ऐसा नहीं है। लेकिन मामला देखिए भ्रष्टाचार का है और ये बड़े लोग हैं, इनकी पहुंच भी बड़ी है, और ऐसा भी नहीं कि मैंने आज PIL किया है तो मैं ये जान रहा हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुझे ये पूरी उम्मीद है कि हो सकता है कि मुझे यहाँ से भी न्याय मिले, क्योंकि मैं 2 बार न्यायालय ऑलरेडी इसी मैटर पे जा चुका हूँ। अच्छा, हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा अलग था, ये मुद्दा अलग है, उसमें मैं बाद में बात करता हूँ। मैटर ये था कि मैं इस मुद्दे पे RTI किया, फिर इन्होंने जब मुझे नहीं कुछ दिया डॉक्यूमेंट, तो मैं न्यायालय से क्लोजर रिपोर्ट ये सब सर्टिफाइड कॉपी निकलवाया जी। उसके बाद फिर जो है मैंने माननीय उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ बहुत सारी चीजें डॉक्यूमेंट थे, मैं उसको लेकर के गया जी, और माननीय न्यायालय से अनुरोध किया कि इस पे कार्रवाई की जाए। माननीय न्यायालय ने कहा कि आप PIL में जाइए, मैं PIL में गया, ठीक है। वहां से कहना नहीं चाहिए, न्यायपालिका है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, वहां पर भी मुझे कोई न्याय नहीं मिला जी। और माननीय कोर्ट ने ये कह दिया न्यायालय में, और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है जी, कोरोना काल में सुनवाई जो न्यायालय से होती थी वो ऑनलाइन सुनवाई होती थी जी। ऑनलाइन सुनवाई में मेरे वकील को लिंक नहीं भेजा गया। अरे मेरे वकील को मेरा पक्ष सुने बिना माननीय उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस थे तत्कालीन जी, उन्होंने उसको डिसाइड कर दिया। तो ये कि जब मुझे मेरा पक्ष रखने के लिए न तो मैं था मौजूद, वर्चुअली सुनवाई होती थी, ऑनलाइन सुनवाई होती थी जी,
तो और नहीं मेरे वकील को लिंक भेजा गया, और उसके बावजूद ये सुनवाई हो गई, आदेश हो गया, और उसका हवाला भी नहीं दिया गया उस आर्डर में जी। और जो आर्डर हुआ, आर्डर में ये कहा गया कि आप जाइए और अगर आपको वकील आपके कहते हैं तो आप इनके खिलाफ प्रोटेस्ट फाइल करिए जी। अब आप बताइए कि मैं प्रोटेस्ट फाइल कैसे कर सकता हूँ जी। अपने यहाँ का जो संविधान है, कानून है, वो हमको प्रोटेस्ट फाइल करने का अधिकार नहीं देता है। तो वहां से भी मुझे कोई, यानी माननीय उच्च न्यायालय का इसके पूर्व का आदेश भी इसमें है कि सीबीआई जांच का आदेश इसी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है जी। सीबीआई जांच का इसी में आदेश है, और उस समय तत्कालीन 2012 में मेरा अखिलेश सरकार थी जी। अखिलेश जी इन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए। अच्छा, अपनी छवि बड़ी अच्छी बताते हैं कि मैं बहुत पाक साफ हूँ, अच्छे लोग, मैं भी इज्जत करता हूँ, पढ़े लिखे आदमी, स्कूल में रहे, लेकिन इनकी सोच को क्या हो गया है? आप भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। आप आज उसी जनता के बीच में जाएंगे, चुनाव आ रहा है, आप इस तरह से उन लड़कों को कैसे फेस करेंगे जिनका भविष्य बर्बाद कर दिया, उनके पीछे उनके परिवार का भविष्य बर्बाद कर दिया। ठीक है सर, यहाँ दो चीजें और पैदा हो जाती हैं। एक सवाल मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, आप ही ने कहा कि जब आरटीआई में लिखा हुआ आ गया कि इनके खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट के अंदर दाखिल कर दी गई, उसको सरकार ने भी स्वीकार कर लिया। जब इनको क्लीन चिट मिली है, जो एसआईटी बनी थी, तो आप कहाँ इनके पीछे पड़े हैं जी? अब नहीं, क्लीन चिट नहीं मिली, उसको भी मैं बता रहा हूं ना। मैंने जब क्लोजर रिपोर्ट इनकी निकाली, ये बचे कैसे हैं, इन्होंने सर्टिफाइड कॉपी है मेरे पास गोरखपुर की, इन्होंने उसमें जो जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर रैंक के हैं, इन्होंने लिखा, पहले तो इन्होंने लिखा है कि बहुत टाइम बीत गया है, 2007 का मुकदमा है और इसमें कोई नई चीज सामने नहीं आई है जिससे कि हम माननीय राज्यपाल महोदय से अभियोजन स्वीकृति के लिए निवेदन करें। यानी कि इन्होंने ये सीधे सीधे कहा कि हम राज्यपाल महोदय को निवेदन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ नई चीजें नहीं सामने आई। ठीक है। फिर ये लिखते हैं कि माननीय राज्यपाल महोदय से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए मैं क्लोजर रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित कर रहा हूँ। ठीक है भैया, जब आपने मांगा ही नहीं है तो राज्यपाल महोदय को स्वप्न देख रहे हैं कि आपको ले आके अभियोजन स्वीकृति दे दें। ये गेम हुआ है। मान लेते हैं आपका कहना यह है कि जो आईपीएस ऑफिसर हैं, एक तो उनकी जांच एक सब इंस्पेक्टर को दे दी गई, ये बताइए कहाँ का इंसाफ हो सकता है? जो एक दरोगा रात दिन जाके एक आईपीएस ऑफिसर के सामने सिर्फ सैल्यूट मारने के अलावा कुछ ना कर सकता हो, जिसके मुंह से आवाज़ ना निकलती हो, वो आईएएस ऑफिसर के खिलाफ जाँच करेगा? कमाल की चीज़ ये है। खैर, इसको भी फिलहाल छोड़ देते हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ महत्वपूर्ण ये पैदा हो जाता है कि आप इस मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंचे और आप कह रहे हैं कि 2005 में जो भर्ती घोटाला हुआ था, मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं, तो जिनके साथ वो घोटाला हुआ वो कहाँ हैं पाठक जी? वो क्यों नहीं आगे आते हैं? आप अकेले क्यों घूम रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जो बच्चे हाई स्कूल इंटर बीए करके आगे आए, गए भर्ती देखे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ कहीं भर्ती हो गए, कुछ कहीं भर्ती हो गए। आज की जो मीडिया है, मीडिया ऐसी कोई न्यूज चला नहीं रही उन बच्चों को मैसेज मिले कि हाँ वो अविनाश पाठक से संपर्क कर सके। मेरे पास भर्ती का कोई डाटा नहीं है कि मैं किसी बच्चे से संपर्क कर सकूं कि आप इसमें वो बनिए, आप सरकार या इन सब के खिलाफ खड़े होइए। तो जो कम्युनिकेशन गैप है, इस वजह से मुझे आना पड़ा। और सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि आप बताइए कि मैं 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी को ऑनलाइन कंप्लेन किया इसी संबंध में। बात ये नहीं है कि इसमें आगे कौन आया, बात ये है कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ पीएमओ से लेके यूपी सीएम तक मैंने इनको लेटर भेजा, मैंने मेल भेजा प्रमुख सचिव को, प्रधानमंत्री कार्यालय को जो मैंने कंप्लेन किया था उस पे जो है इनको लेटर जारी हुआ प्रमुख सचिव यूपी को 23 फरवरी 2018 को। 23 फरवरी 2018 को उसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो आरोप लगा रहे हैं इस पे जांच करिए, इनको अवगत कराइए और हमारे इस कार्यालय को भी अवगत कराइए। उसके बाद भी उस पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के
जिस तरीके के लेटर का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस तरीके की भाषा का, लेटर की भाषा का कि एक बार जांच कीजिए और जो प्रार्थी है उसको भी अवगत कराइए और हमें भी अवगत कराइए, ये रूटीन होता है जब लेटर जाते हैं तो उस पर लिख दिया जाता है। लेकिन एक अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ आप अपनी उसी स्पष्टवादिता के साथ जवाब देंगे। कहीं आपको गुस्सा तो नहीं है? आपको डिसमिस कर दिया गया 2012 में, उससे पहले कई बार सस्पेंड कर दिया गया, तो अब आपने भी उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और कोर्ट पहुंच ही जाते हैं किसी न किसी मामले को लेके? नहीं, देखिए, किसी न मामले को लेकर के नहीं। मैं जो भी भ्रष्टाचार के हैं, चूंकि मैं अपना नैतिक कर्तव्य समझता हूं, जो भी भ्रष्टाचार होता है जो मेरी निगाह में है, जो मैं कर सकता हूं, मैं उस पे जाता हूं। और मैं इस मुद्दे के अलावा मैं कभी भ्रष्टाचार के मामले में, किसी अन्य मामले में मैं कभी कोर्ट नहीं गया हूं कि 10-20 मैंने PIL किया है और किसी के खिलाफ। मैं सिर्फ इस मुद्दे पे, चूंकि शुरू से मैं इस पे लगा रहा, मुझे भी कहीं पीड़ा थी कि मेरे घर परिवार, गांव के बच्चे उसमें थे 2005 में, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था और वो डर से आगे भी नहीं आ रहे हैं, वो जान रहे हैं। जी, आप डर की बात कर रहे हैं, मैं उसी डर के आधार पे अपना आखिरी सवाल लेना चाहता हूं। आपको डर नहीं लगता है अविनाश प्रकाश पाठक जी, उत्तर प्रदेश में आप DGP के खिलाफ पहुंच जा रहे हैं हाई कोर्ट, आप पे पहले भी मुकदमा किया है पुलिस ने, आप पुलिस में खुद रहे हैं, आपको डिसमिस किया जा चुका है, आपके परिवार को फंसा सकते हैं बहुत सारे मामलों में, और आज तो खबर आ रही है कि DGP खुद कानपुर में है। जी जी, और ये षड्यंत्र के तहत ही है यहाँ। ये मुझे, जी हाँ, ये आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ये आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं पाठक जी। आरोप नहीं लगा रहा हूं, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है लखनऊ की, मेरी कॉल रिकॉर्डिंग ऑलरेडी चालू है, मेरा मोबाइल सर्विलांस पे लगाया गया है, मेरे घर का फोन सर्विलांस पे लगाया गया है। मेरे मित्र ने लखनऊ से फोन करके बताया कि अविनाश तुम्हारे खिलाफ यहाँ पूरी फाइलें खंगाली जा रही हैं। हमने कहा हम चोर डकैत थोड़ी हैं, खंगालने दो। मैं नहीं डरता, डरे वो जो गलत किया है। मैंने तो चीटी नहीं मारी आज तक, न डरा हूं न डरूंगा। ये चाहे जितने षड्यंत्र कर ले। मेरे खिलाफ पिछले साल जो है 2018 में विवेक तिवारी एप्पल एरिया मैनेजर वाले मैटर में मेरे खिलाफ इन्होंने NSA लगा दिया, 1 साल मेरा बर्बाद कर दिया। करते रहो, मुझे जो गलत लगेगा मैं उसको गलत करूंगा। आप चाहे मुझे विकास दुबे की तरह गोली मरवा दो, चाहे मेरे ऊपर मुकदमा लगा दो, चाहे मेरी गाड़ी पलटवा दो, चाहे मेरे घर वालों के ऊपर मुकदमा लगा दो। क्या ये एक सिपाही का दर्द है या ब्राह्मण एक सिपाही का दर्द है? क्योंकि आप विकास दुबे का भी न ब्राह्मण का है न सिपाही का है, एक आम नागरिक का है। ये पीड़ा वो है जो हर आदमी इस समय उत्तर प्रदेश में महसूस कर रहा है। एक भ्रष्टाचारी को इतने बड़े पद पे सुशोभित कर देना, ये माननीय योगी जी की विचारधारा दर्शाती है, जो जनता को देखना होगा। मैं जनता को आईना दिखाना चाह रहा हूं, जो जनता पीड़ित है, कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या यही विजन लेके आप चुनाव में जाएंगे? उत्तर प्रदेश की जनता इसीलिए आपको बनाए कि जो आदमी बच्चों के भविष्य के साथ बर्बाद किया और उसकी आपने जांच, CBI जांच आज आपको करानी चाहिए, आपने क्यों नहीं करा? अखिलेश जी के तो चलिए ये आदमी थे, आपको जांच कराना चाहिए। आप तो BJP के हैं, आपने क्यों जांच नहीं कराया? आप तो बताते हैं जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त शासन है, कि जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको आपने जो है चार्ज दे रखा है। जिले का चार्ज है, IG लेवल का चार्ज है, DG लेवल का चार्ज है। जितने जो है अधिकारी दागी हो उनको किनारे करिए। क्यों? आपने इतने अच्छे लोग थे लिस्ट में, DGP महोदय के 3 लोग थे, 3 में से इन्हीं को चुना गया क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं है। चलिए, तो आप आदित्यनाथ योगी की नीयत पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चुन चुन के भ्रष्टाचारी को जिलों पर और जोन मुख्यालयों पर और इसके अलावा हेडक्वार्टर जो तमाम जगह या जो लखनऊ में DGP ऑफिस है वहां पे बिठाया जा रहा है। हाईकोर्ट आप पहुंच चुके हैं, देखते हैं इस बार आपको हाईकोर्ट से क्या मिलता है। लेकिन आपके जज्बे को सलाम करने को जरूर मन करता है साहब कि उत्तर प्रदेश में इन तमाम परिस्थितियों के बीच आप जिस तरीके से जूझ रहे हैं, और वो भी पुलिस के मुखिया से सीधे तौर पर, और वो भी आदित्यनाथ द्वारा की गई सीधी पोस्टिंग पर जूझ रहे हैं, तो आपके जज्बे को सलाम है। फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपने वक्त दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।